नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आज की न्यू वीडियो में। इस वीडियो में अपन चैप्टर नंबर 6 मतलब त्रिभुज ट्राइंगल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत ही शानदार टॉपिक है और ऐसा टॉपिक है जिसका आप सबको डर लगता है। क्यों? क्योंकि ज्योमेट्री को आप उतना सीरियस नहीं लेते जो छोटी क्लासें अपनी 7, 8, 9 उनसे। क्यों? क्योंकि ज्योमेट्री में अपने कैलकुलेशन नहीं होती और जिसको ज़्यादा मैथ फेवरेट है उसको ज्योमेट्री से ज़्यादा कैलकुलेशन पसंद है, और कैलकुलेशन पसंद है तो ज्योमेट्री में उतनी ज़्यादा कैलकुलेशन होती नहीं। क्यों? क्योंकि ज्योमेट्री में पूरे जो क्वेश्चन होते हैं वो सिद्ध करने वाले होते हैं। सिद्ध करने वाले क्वेश्चनों में अपन उतने जो क्वेश्चंस करेंगे, जितने भी क्वेश्चंस करते हैं उनमें कैलकुलेशन बहुत कम होती है, आपको भी पता है। तो इस चक्कर में आपकी जो एक्सरसाइज नंबर 6 है वो क्या होती है, फेवरेट नहीं होती है और सबसे हार्ड टॉपिक लगता है आपको ये। तो बने रहिए हमारे साथ, इसके हर एक क्वेश्चंस को हम क्लियर करेंगे। बट उससे पहले अपन एक वीडियो बेसिक की बनाएंगे, उसमें अपन त्रिभुज के बारे में जो भी बेसिक है उसका डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन बेसिक के बारे में। समरूपता और सर्वांग समता दोनों अपने पास में हैं। समरूपता आप क्लास 10 में डिस्कस कर रहे हो, सर्वांग समता आप क्लास 9 में डिस्कस करके आ गए। दोनों में डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस पता रहेगा अपने को, तब ही ये टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा। तो सबसे पहले अपन बेसिक में एक हेडिंग पुट करेंगे, समरूपता व सर्वांग समता में अंतर। तो आपको भी जैसे मैं नोट्स बनवा रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग चलिए। आपके जो मार्क्स है वो मिनिमम क्वांटिटी में कट होने के चांसेस रहेंगे, डोंट वरी। ठीक है, तो समरूपता इसको आप संधि के रूप में देखते हो। सम प्लस रूप, सम प्लस रूप मतलब सम मीन्स समान, रूप मीन्स दिखने में एक जैसे हो। ठीक है, मीन्स रूप मतलब दिखने में और सम मतलब समान, मतलब वो दिखने में क्या हो, दोनों एक जैसे। जैसे बात करूं मैं कि एक त्रिभुज ले लूं, मैं दूसरा भी त्रिभुज ले रहा हूं तो दोनों दिखने में सेम है। क्यों? क्योंकि पहला भी त्रिभुज है दूसरा भी त्रिभुज है। लेकिन एक त्रिभुज ले रहा हूं एक चतुर्भुज ले रहा हूं तो अब दोनों सेम है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि एक त्रिभुज है एक चतुर्भुज है, तो दोनों समान आकृतियां होनी चाहिए। मतलब ऐसा बहुभुज जिसमें ये भुजाओं की संख्या क्या हो, समान हो, वो समरूप होती है आकृतियां। अब बात करें सर्वांग समता की। सर्वांग समता में आप इसको संधि के रूप में देखते हो तो सर्व प्लस सर्व हो गया। अब जो सर्वांग था उसको मैंने विभक्त किया, मतलब संधि की, तो सर्व प्लस अंग प्लस सम, मतलब सर्व अंग सम। सर्व मतलब सभी, अंग मतलब भाग, सम में समान। सभी भाग क्या हो, समान हो, मतलब दिखने में तो एक जैसे हो ही हो लेकिन उनके सभी भाग क्या हो, बराबर हो। सभी भाग का मतलब देखो, भाग जो है वो 6 होते हैं, 3 कोण 3 भुजा। ठीक है, तो तीनों भुजा और तीनों कोण सब क्या होंगे, बराबर। मतलब एक त्रिभुज में कितने भाग होते हैं, टोटल 6 भाग होते हैं। अब बात करें अपन इसके सेकंड अंतर की, तो समरूपता में सभी संगत भुजाएं समानुपाती होती है, अर्थात समान अनुपात में, तथा सभी संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। समानुपाती का मतलब है एक ही अनुपात में होते हैं। ठीक है, मतलब उनका अनुपात क्या होता है, बराबर होता है संगत भुजाओं का। और सर्वांग समता में सभी संगत भाग क्या होते हैं, अर्थात सभी संगत भाग का मतलब सभी संगत भुजाएं और सभी संगत कोण पूर्णतः क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसमें यह भी पता चल गया आपको कि समरूपता है, समरूपता में आपके पास में इनके भुजाओं के क्या होते हैं, अनुपात बराबर होते हैं। जबकि सर्वांग समता में जो है वो सर्वांग समता में क्या होंगे, दोनों त्रिभुज आपके पास में पूरे भाग बराबर होंगे। जैसे देखो इसमें बात करूँ 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, तो मैंने क्या कहा, अनुपात बराबर होना चाहिए। मतलब देखो या तो 3 है तो इधर भी 3 दिखना चाहिए ताकि 3/3 1 आ जाए, या फिर 3 है तो यहाँ 6 दिख रहा है आपको, तो 4 है तो 8 दिख रहा है, 5 है तो 10 दिख रहा है, मतलब सीधा सीधा डबल दिख रहा है। 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10। ठीक है, 3/6 किया आपने, कितना आया, 1, 1/2। 4/8 किया, कितना आया, 1/2। 5/10 किया, कितना आया, 1/2। मतलब हमने 3/6 को भी चेक किया, कितना आ गया, 1/2 आया। हमने सर 4/8 को चेक करने पे भी कितना आया, 1/2 आया। हमने सर 5/10 को भी चेक किया तो भी कितना आ रहा है, 1/2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर तीनों भुजाओं के अनुपात क्या आ गए, बराबर आ गए। इसमें हमने देखा तो हमें डिस्कशन में क्या बताया कि जो सभी भाग है वो पूर्णतः बराबर होते हैं, चाहे कोण हो चाहे भुजाएं हो। इसमें भुजाएं दे रखी है तो आपको बताया 3 भुजाओं या 3 कोण या फिर कोई भी 3 भाग, उसके आधार पर अपन सर्वांग सम करते हैं। बचे हुए 3 भाग ऑटोमेटिक सीपीसीटी में बराबर हो जाते हैं। तो देखो ये 3 है तो मुझे ये भी 3 दिख रहा है, 4 का 4, 5 का 5। मतलब सर्वांग समता का मतलब ये होता है कि एक आकृति को दूसरी आकृति पर रखते हो तो वो कंप्लीट उसको कवर कर लेना चाहिए। जैसे अपन जनरली एक एग्जांपल ले, अपने हाथ
कि हथेली, जिस पे देखो मेरे पास ये जो हथेली है, मैं इसको इसके ऊपर रखता हूँ दूसरी हथेली को, तो देखो ये कंप्लीट कवर हो रहा है। मुझे दूसरे वाली हथेली है जो दिख ही नहीं रही, क्यों? क्योंकि दोनों हथेलियाँ वो कैसी है, सर्वांगसम है। ठीक है, तो ऐसे ही इस त्रिभुज को मैं इस पर थोपता हूँ, मतलब इस पर रखता हूँ, तो दोनों एक दूसरे को कवर कर लेते हैं, इसलिए दोनों आकृतियाँ क्या है, सर्वांगसम है। क्यों? क्योंकि देखो 3 सेंटीमीटर किसके बराबर है, 3 के, 4 किसके हैं, 4 के, और 5 किसके हैं, 5 के। या फिर आप जनरली ये भी बोल सकते हो ए बी बराबर पी क्यू, बी सी बराबर क्यू आर, सी ए बराबर आर पी। क्यों? क्योंकि इसमें जो अपन ट्राइंगल का नाम लिखेंगे समरूपता या सर्वांगसमता में, तो हमने जो कौन कौन से भाग बराबर किए उनके अकॉर्डिंग लिखना पड़ता है। जैसे देखो 3 और 6 लिया, तो 3 था ए बी, 6 था पी क्यू, फिर बी सी क्यू आर, फिर सी ए आर पी। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अपने पास क्या पता चला कि जो त्रिभुज ए बी सी है और त्रिभुज पी क्यू आर है, ये दोनों क्या हो गए, समरूप हो गए। क्या हो गए, समरूप हो गए। और आपको पता है समरूप त्रिभुजों की भुजाएं समानुपाती होती है, संगत कोण बराबर होते हैं। तो बी क्यू के बराबर हो जाता है, सी आर के बराबर हो जाता है, ए पी के बराबर हो जाता है। कब? समरूप होने के बाद। अब मैं बात करूं इसमें, देखो ए बी पी क्यू के बराबर थी, बी सी क्यू आर के, तो ए से बी पे है, बी से सी पे, पी से क्यू पे, क्यू से आर पे। तो अपने पास में त्रिभुज का नाम बन गया ए बी सी, त्रिभुज पी क्यू आर। दोनों क्या है, पहले एक बात बताओ, क्या दोनों में भाग बराबर थे? बिल्कुल बराबर थे सर। समरूप थे, मतलब दिखने में एक जैसे थे, तो ये वेव के जैसा साइन था अपने पास में। बराबर नहीं थे लेकिन दिखने में एक जैसे थे, वेव का साइन था। बराबर भी हैं, दिखने में भी एक जैसे हैं, तो बराबर का भी आएगा, वेव का भी आएगा, जिसको अपन सर्वांगसमता कहेंगे। ठीक है, तो देखो समरूपता को तो इस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और सर्वांग समता को इस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इतना ध्यान रखना दोनों में डिफरेंस का। ये अपना सर्वांग समता और समरूपता में डिफरेंस कंप्लीट हो गया है। अब अपन जो एक्सरसाइज में रूल्स यूज होंगे उनके बारे में बात करते हैं। फिर जैसे ही बेसिक खत्म हो जाता है, अपन एक बार 6.1 करेंगे। क्यों? उसमें 1 मार्क्स के क्वेश्चन ज़्यादा है, पहले उनको कवर करेंगे। फिर अपन उनके बाद में प्रमेय संख्या 6.1, प्रमेय संख्या 6.2 दोनों को पढ़ेंगे। उनके पढ़ने के बाद में अपन एक्सरसाइज नंबर 6.2 के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि अपने पास में प्रमेय है वो एक तरह से सूत्र होते हैं। जैसे आपने अलजेब्रा जो आपका है, बीजगणितीय जो टॉपिक है, उसमें आप क्या करते हो, जैसे कोई भी फॉर्मूला होता है a+b² जो यूज होता है वो वहाँ अप्लाई कर देते हो। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपके पास फॉर्मूला है a+b²। तो यहाँ पे फॉर्मूला तो काम में आता नहीं है, यहाँ कथन काम में आते हैं, जिनको प्रमेय कहते हैं अपन। तो क्वेश्चन सोल्व कर, ज्योमेट्री के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए कथन को अपने को आना चाहिए। कथन होते हैं प्रमेय। तो पहले अपने को जैसे फॉर्मूलाज आने चाहिए, वैसे ही प्रमेय के कथन आने चाहिए। उनका अपन डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज पढ़ने के पहले। ठीक है, जैसे 6.2 पढ़ेंगे, उसमें 2 प्रमेय लगेगी। एक तो थेलस प्रमेय 6.1 है अपनी, और एक थेलस प्रमेय का विलोम है जो प्रमेय संख्या 6.2 है। दोनों को पढ़ेंगे अच्छे से, इजी प्रमेय है दोनों। फिर अपन एक्सरसाइज नंबर 6.1 ये 6.2 के क्वेश्चंस लगाएंगे। फिर उसका शेड्यूल ये रहेगा, जैसे 6.2 कंप्लीट हो जाती है, फिर अपन एक्सरसाइज नंबर 6.3 में यूज होने वाली प्रमेय संख्या 6.3, 6.4, 6.5 तीनों का डिस्कशन करेंगे। वैसे एग्जाम में वो तीनों आती नहीं है उतनी, पहले जो थेलस प्रमेय है और थेलस प्रमेय का विलोम है इन्हीं में से आ जाता है, लेकिन फिर भी अपन रिस्क नहीं लेंगे, हर एक प्रमेय को, हर एक क्वेश्चन को सोल्व करके फिर चलेंगे। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं आगे के बेसिक की। अब डिस्कस कर रहे हैं अपन एक्सरसाइज नंबर 6.1, 6.2, 6.3 में जनरल जो रूल यूज होंगे पहले उनके बारे में। वैसे वो जनरली ये जो रूल है वो आपको क्लास 6 से आने चाहिए, लेकिन अभी सर क्लास 6 का मैटर आता तो अपन इतना एफर्ट्स यहाँ थोड़ी लगाते। बात सही है ना मेरी? क्योंकि मैं तो एग्री हूँ आपके साथ, मुझे पता है आपको कितना क्या आता है ना। तो देखिए अब अपन क्या करेंगे कि संगत कोण पढ़ेंगे पहले, क्योंकि संगत कोण, एकांतर कोण, शीर्षाभिमुख कोण ये सब आएंगे, तब जाके इसके कुछ क्वेश्चन सोल्व होंगे हमें, तभी इसके जो क्वेश्चन है प्रमेय हैं वो सोल्व करनी आएगी। तो बात करें संगत कोण की। संगत कोण की परिभाषा है जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे। मतलब दो समांतर रेखा ऐसे जा रही है, तिर्यक रेखा मतलब तिरछी जाएगी ऐसे उनको कट करके। मतलब जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो एक ही दिशा में बने कोण क्या होते हैं? समान। एक ही ओर मतलब जैसे आप, एक तो आपके पास और है, मतलब एक तो दाई और एक बाई ओर, मतलब एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड, और एक ही दिशा, मतलब आप ऊपर की तरफ देख रहे हो तो आपकी दिशा हो गई ऊपर की साइड। ठीक है, तो दो आप राइट साइड में देख रहे हो और ऊपर साइड देख रहे हो तो आपको नीचे भी राइट साइड और ऊपर साइड ही देखना है। ठीक है, तो नहीं समझ में आता है तो एक ट्रिक भी है इसके लिए। देखो, या तो एक ही दिशा और एक ही और बने हुए कोण होने चाहिए, या फिर
एफ आकार में बने हुए कोण होने चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि सर एफ ऐसा बन रहा है तो एफ हमारे पास ऐसा ही बनना चाहिए, एफ ऐसा भी बन सकता है, एफ उल्टा भी बन सकता है ऐसे, ठीक है। तो आपको तो ओनली फॉर ये आकार देखने हैं। तो देखो जैसे अभी बात करी अपन ने कि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा कट करे तो एल एम के समांतर है, मतलब पहली कंडीशन ये होनी चाहिए संगत कोण के लिए कि दोनों रेखाएं कैसी हो, समांतर हो। तीसरी रेखा उसको प्रतिच्छेद करनी चाहिए। तो दो समांतर रेखाओं को एक तीसरी रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है। एल किसके समांतर है, एम के, एन क्या है, प्रतिच्छेदी रेखा है, तो एल समांतर एम है। तो आप क्या बोलोगे कि सर देखो एफ आकार में बने हुए कोण बराबर होते हैं। एफ आकार मतलब सर क्या मैं ये एफ बन रहा है बना दूं, बिल्कुल बना दो सर। एफ आकार में देखो एक तो 2 बन रहा है, एक 6 बन रहा है सर, एक उल्टा एफ भी तो बन रहा है उल्टा एफ। तो बताओ 1 और 5 ये बराबर, सर एक इधर भी एफ बन रहा है 7 के जैसे, तो 3 किसके बराबर, 7 के बराबर। सर एक उल्टा एफ इधर भी बन रहा है तो 4 किसके बराबर, 8 के बराबर। तो एक तो हो गया किसके, 5 के बराबर। एक ही दिशा एक ही ओर का क्या मतलब है, आप राइट साइड देख रहे हो, दिशा मतलब ऊपर की साइड देख रहे हो तो राइट साइड में ऊपर की ओर देखो। इधर राइट साइड देख के ऊपर देख रहे हो तो इधर भी राइट साइड देख के ऊपर देखना है आपको, जैसे 1 और 5। फिर राइट साइड देख के आप नीचे की ओर देख रहे हो 2 को, तो इधर से भी नीचे की ओर 6 को देखना है। तो 1 5 के बराबर है, 2 6 के बराबर है, 4 8 के, 3 7 के, ये आपके पास लिखे हुए पड़े हैं। मैं बात करूँ इस त्रिभुज की जो आपके प्रमेय संख्या 6.3 6.4 6.5 में तो बहुत बार यूज हो जाएगी, कुछ क्वेश्चंस में भी यूज होगी ये, ठीक है। तो देखो मेरे पास में क्या पता चला कि इस ट्राइंगल में मतलब इस त्रिभुज में BC के समांतर एक रेखा है DE, मतलब DE किसके समांतर है, BC के। तो बताओ क्या इसमें एफ शेप नहीं बन रही उल्टी, क्या एफ शेप नहीं बन रही उल्टी, बन रही है सर। तो एक तो किसके बराबर हो गया, 2 के, 3 किसके बराबर हो गया, 4 के। तो 1 बराबर 2, 3 बराबर 4। इस संगत कोण के कंसेप्ट को जरूर याद रखना, ये क्वेश्चंस में जरूर अप्लाई होगा और प्रमेय में भी अप्लाई होगा, ठीक है। अब अपन बात करें एकांतर कोण की, जो आप सबका फेवरेट होता है क्योंकि अल्फाबेट जेड देखना पड़ता है इसमें। एकांतर कोण की परिभाषा है जब समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा क्या करे, प्रतिच्छेद करे। मतलब समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करनी चाहिए। अभी तक वही कंसेप्ट है जो किसका, संगत कोण का था। लेकिन संगत कोण में क्या था, आकृति एफ थी। इसमें क्या है, जब समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो जेड आकार में बने कोण बराबर होते हैं, जिन्हें एकांतर कोण कहते हैं। मतलब आपके पास कैसा कोण बनना चाहिए, सर हमारे पास में दो समांतर रेखाओं को एक रेखा क्या करनी चाहिए, प्रतिच्छेद करनी चाहिए, जिससे अपने को क्या प्राप्त हो, सर हमें उससे एकांतर कोण प्राप्त हो जाए। जैसे देखो यही डायग्राम अपन यूज में ले लें, आप खुद बताइए एक बार, क्या दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, बिल्कुल। तो सर देखो जेड बन रहा है तो जेड आकार में बना हुआ कोण बराबर होता है। तो जेड आकार में कौन आ रहा है, जेड के टर्न पे, सर एक तो टर्न ये हो रहा है जिसपे एंगल 3 आ रहा है, एक टर्न ये हो रहा है जिसपे एंगल 5 आ रहा है। तो 3 किसके बराबर हो गया, 5 के। तो एंगल 3 बराबर एंगल 5। इससे देखो सर उल्टा जेड बन रहा है, बन तो रहा है ना जेड। तो 2 किसके बराबर हो गया, 8 के। मतलब कोण 2 बराबर कोण 8, ठीक है। कौन से कोण है, अंतः एकांतर कोण। अब बाह्य कौन से होते हैं, तो देखो जेड है इसके टर्न पे, सर इस टर्न पे तो ऊपर बन रहा है 4, इस टर्न पे ऊपर बन रहा है नीचे बन रहा है 6, तो 4 6 के हो जाएगा, एक किसके होगा, 7 के। ये बाह्य एकांतर कोण होते हैं, ठीक है। एकांतर कोण भी हो गए अपने। अब बात करें शीर्षाभिमुख कोण की, तो शीर्षाभिमुख कोण के लिए आपके पास परिभाषा ये है कि एकांतर कोण और संगत कोण तो थे समांतर रेखाओं पे आधारित, ये कोण है प्रतिच्छेदी रेखाओं पे आधारित। प्रतिच्छेदी रेखाओं पे आधारित है, तो जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी एक उभयनिष्ठ बिंदु पर प्रतिच्छेद करें तो प्रतिच्छेद बिंदु के आमने सामने या फिर विपरीत ओर बने कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, जिन्हें शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो बताओ ये मेरे पास दो रेखाएं थी, दोनों एक दूसरे को एक उभयनिष्ठ बिंदु, मतलब ये बिंदु ऐसा है जो इस रेखा पर भी है इस रेखा पर भी है। तो देखो मैं यहाँ बिंदु ले रहा हूँ तो वो इसी रेखा पर है, इस पर नहीं है, मतलब ये उभयनिष्ठ नहीं है। ये बिंदु मैं लूँ तो ये बिंदु इस पर भी है इस पर भी है, दोनों का कॉमन पॉइंट हो गया, उभयनिष्ठ बिंदु हो गया, ठीक है। अब इस बिंदु के आमने सामने, मतलब इधर देख रहे हो तो इसके आमने सामने ये हो गए दोनों, ये बराबर होते हैं, या विपरीत और बने हुए कोण क्या होते हैं, बराबर। तो कोण 1 बराबर हो गया कोण 3 के, कोण 2 बराबर हो गया कोण 4 के, ठीक है। तो कोण 1 बराबर कोण 3, कोण 2 बराबर कोण 4। इनको कौन से कोण कहोगे आप, सर हम कहेंगे इनको कौन से, शीर्षाभिमुख कोण। तो सर एक चीज़ बताओ, ये सीधी रेखा है तो 1 और 2 में क्या कंसेप्ट होगा फिर, सर सीधी रेखा सरल रेखा पर तो लीनियर पेयर बनता है, मतलब रेखिक युग्म बनता है दो कोणों का जोड़,
रेखिक युग्म, युग्म में दो कोण होते हैं, रेखा पर बनते हैं, तो इसलिए रेखिक रेखा हो गया और युग्म मतलब दो कोण हो गए। मतलब एक रेखा पर दो कोणों का योग 180 आए, संपूरक कोण आए, तो उनको रेखिक युग्म कहते हैं। ऐसे ही 3 और 4 का प्लस भी कितना हो जाएगा, जोड़ कितना हो जाएगा दोनों का, 180। ठीक है, अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की। ये कंसेप्ट आपका थ्योरम नंबर 6.1 मतलब प्रमेय संख्या 6.1 में अवश्य यूज होगा। बहुत ही शानदार कंसेप्ट है। देखिए 9वीं कक्षा में भी आप ये चीज़ पढ़ के आए हो। चतुर्भुज जो टॉपिक था ना, जिसमें आपके पास समांतर चतुर्भुज, ये समलंब चतुर्भुज, दोनों में ये क्वेश्चन आप ये कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हो। क्या है ये कि एक ही आधार और दो समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्या होते हैं, बराबर। मतलब पहली बात तो ये होनी चाहिए दोनों त्रिभुजों का आधार सेम। दूसरी बात ये होनी चाहिए और वो दोनों त्रिभुज कहाँ होने चाहिए, समांतर रेखाओं के बीच। तो देखो मैं बात करूँ, ये दो समांतर रेखाएं थी, इन दोनों समांतर रेखाओं के बीच में दो त्रिभुज बन रहे हैं, त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए सी डी। ठीक है, कितने त्रिभुज है मेरे पास, दो त्रिभुज। दो समांतर रेखाएं एल व एम तथा एक ही आधार ए डी है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इसमें कॉमन है कौन, ए डी। आप उल्टा लेते हो कौन सा, बी ए सी, बी ए, ये बी डी सी, तब बी सी आएगा। आप एक ही आधार ले रहे हो ए डी और समांतर रेखा हो गई एल और एम। एक ही आधार ए डी पर दो त्रिभुज है, ए बी डी, ए सी डी। ठीक है, तो दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्या हो जाएंगे, बराबर। मतलब ए बी डी का ए आर मीन्स एरिया, एरिया मीन्स क्षेत्रफल, ए बी डी का क्षेत्रफल और ए सी डी का क्षेत्रफल दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। क्यों, क्योंकि दोनों एक ही समांतर रेखा युग्म के बीच में तथा एक ही आधार पर क्या कर रहे हैं, निर्भर कर रहे हैं, स्थित है। ठीक है, अब अपन बात करें सर त्रिभुज का क्षेत्रफल भी यूज हो रहा है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल यूज हो रहा है तो इसमें आधार ऊंचाई वो तो बताइए हमें। सर बात करें अपन, देखो सबसे पहले ऊंचाई की, तो आप जिस कमरे में बैठे हो उसको चेक करो। आप ऊंचाई किसको लोगे, जो एकदम सीधी खड़ी है, वो सीधी है, तिरछी नहीं है। क्यों, तिरछी होती है तो 90 डिग्री का कोण नहीं बनता, सीधी है तो 90 डिग्री का कोण बनता है। मतलब 90 डिग्री वाले को अपने को ऊंचाई लेना है, क्योंकि अपने को कमरे की ऊंचाई बतानी होती है। तो अपन इस कमरे की जो सीधी दीवार है ऊंची एकदम खड़ी हुई, उसकी हाइट बताते हैं, मतलब उसकी लेंथ बता देते हैं अपन, लंबाई बता देते हैं। तो ये देखो इसमें ये 90 डिग्री हो रहा है नहीं हो रहा, बिल्कुल हो रहा है सर। तो बताओ जो 90 डिग्री जिस भुजा पर लाई करेगा, निर्भर करेगा, उसी पर क्या है, वो आधारित है, मतलब वो इसका आधार हो जाएगा। तो 90 डिग्री किस पर है, बीसी पर, तो बीसी तो हो गया इसका आधार। 90 डिग्री कौन है, एडी, तो ऊंचाई तो हो गई कौन, एडी, और आधार कौन हो गया, बीसी। ठीक है, ये चीज़ें बहुत काम में आएगी। मतलब इसमें कंक्लूजन क्या निकला कि इस त्रिभुज में तो सर इसकी ऊंचाई है वो अंदर ही है। बात करें इसकी, तो इसमें देखो आपके पास ए बी सी जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज में यहाँ 90 डिग्री बनता हुआ दिख रहा है, तो सर सीधा सा है, 90 डिग्री पे ऊंचाई है, जिस पर है वो आधार है। तो आधार तो हो गया बी सी, ऊंचाई हो गई ए बी, तो ऊंचाई को तो दे दिया मैंने ए बी, आधार हो गया कौन, बी सी। ठीक है, अब बात करें सर इसमें, सर इसमें तो देखो ये तो है ही नहीं, 90 डिग्री तो बन ही नहीं रहा। यहाँ 90 डिग्री बनाने के लिए सर आपको यहाँ से एक रेखा बनानी होगी, कोई भी भुजा बनानी होगी। ठीक है, ये लीजिए, जो इसको मैं आगे बढ़ाऊँ बीसी को, तब मिलती है। मतलब इसका 90 डिग्री सर यहाँ बन रहा है, मतलब 90 डिग्री बन तो रहा है ना, चाहे अंदर बनो चाहे बाहर बनो, वही उसकी ऊंचाई हो जाएगी। मतलब ऐसे त्रिभुजों में जो ऊंचाई होती है वो कहाँ आती है, त्रिभुज के बाहर। इसमें अंदर है, इसमें भी अंदर है, इसी में बाहर आएगी। क्यों, इसमें 90 डिग्री बन ही नहीं रहा। तो देखो इसमें ऊंचाई कौन हो गई, एडी, और आधार कौन हो गया, डीसी नहीं हुआ है, आधार है अपने पास जो त्रिभुज की भुजा थी बीसी, वो ही। तो ऊंचाई तो हो गई एडी और आधार हो गया बीसी। ठीक है, अब ऊंचाई भी हो गई, क्षेत्रफल भी हो गया जो समांतर रेखाओं के बीच में और एक ही आधार पर स्थित था उनका, और अपने जो समरूपता सर्वांग समता में जो अंतर था वो भी हो गया। ठीक है, अब अपन बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर 6.1 की। इसी में बात कर लेते हैं क्योंकि वो तो 5 से 10 मिनट की एक्सरसाइज है, कंप्लीट कर लेते हैं इसी में उसको। तो ये बेसिक प्लस एक्सरसाइज 6.1 दोनों का वीडियो है, अच्छे से देखिए, रिवाइज कीजिए इसको। बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो प्रमेय संख्या 6.1 6.2 पे लाने वाले हैं, तैयार रहिए, वेट में रहिए, कब आए और कब देखना है आपको। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 6.1, सबसे पहली चीज़, एक चीज़ ध्यान रखा करो, आप कभी भी कोई ऐसे क्वेश्चन सोल्व करो जिसका आंसर आपके पास हो, मतलब या तो फिलअप्स रिक्त स्थान वाले या एमसीक्यूज जो आपके ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं, एबेसेड है जिसको आप बोलते हो। ठीक है,
उन क्वेश्चनों के आंसर कभी भी बुक में मत लगाओ। क्यों? क्योंकि आप उनके आंसर अभी तो लगा रहे हो, बाद में जब आप रिवीजन करोगे एग्जाम टाइम पे, तब आपके क्या होगा, आंसर तो पहले से ही उसमें है, आपके मेंशन किए हुए हैं, आपने कंसेप्ट कब अप्लाई किया खुद के माइंड का, नहीं कर पाए ना। तो इस चक्कर में आपको फिल नहीं करने हैं, मतलब रिक्त स्थान है वो भरने नहीं है, ठीक है, ना ही एमसीक्यूज के ऑप्शन लगाने हैं। आपको क्या करना है, आपको केवल आराम से समझना है हर एक कंसेप्ट को। देखिए सभी वृत्त होते हैं, सभी वृत्त होने का मतलब है, आप पहले मेरे को एक बात बताइए। देखिए मैं आपके सामने दो वृत्त बना रहा हूँ, एक तो ये बना दिया और एक ये बना दिया, ठीक है, इसका सेंटर दोनों के मैंने फिक्स कर दिए। बताओ क्या दोनों वृत्त बराबर हैं? बिल्कुल नहीं है सर। क्यों? क्योंकि इसकी त्रिज्या और इसकी त्रिज्या अलग अलग है। मतलब मैं इसको इसके ऊपर रखूं तो इसके तो अंदर चला जाएगा, ढकेगा तो नहीं, इसको कवर नहीं करेगा एक दूसरे को। तो क्या कवर कर रहा है? नहीं कर रहा। कवर करता तो सर्वांग सम होता, क्योंकि सभी भाग बराबर होने चाहिए। कवर नहीं कर रहा तो सर दोनों एक जैसे दिख रहे हैं। एक जैसे दिख रहे हैं उनको क्या कहते हैं? एक जैसे दिखना मीन समान है, समान मीन सम, दिख रहे हैं मतलब रूप में दोनों सेम है। तो बताओ सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप या सर्वांग सम? सर हमारे पास सभी वृत्त होते हैं, वो कैसे होते हैं? समरूप। तो सर एक चीज़ बताइए आप, यदि हमारे पास में इसी की मैं बात करूँ, इसी त्रिभुज इसी वृत्त की, यदि इसकी 1 सेंटीमीटर हो और इसकी भी 1 सेंटीमीटर हो, तो सर दोनों की त्रिज्या सेम हो गई। अब मैं इसको इस पर रखूँ तो ये ढक लेगा एक दूसरे को, क्यों? त्रिज्या समान है। मतलब दूसरा इसका आंसर ये भी बन सकता है कि यदि सभी समान त्रिज्या वाले वृत्त, ठीक है, तो वो क्या होंगे? सर्वांग सम होंगे। बस बात क्लियर। बात करते हैं अपन सभी वर्ग होते हैं कि, तो सभी वर्ग, देखिए मैं वर्ग की बात करूं तो इस वर्ग को बना रहा हूं, एक इस वर्ग को बना रहा हूं। बताओ क्या दोनों वर्ग बराबर हैं? बिल्कुल नहीं है सर। क्यों? भुजाएं अलग अलग हैं। भुजाएं अलग अलग है तो मैं इसको इस पर रखूं, ये ढकेगा नहीं, नहीं ढकेगा तो ये सर कवर तो कर नहीं रहा, भाग तो बराबर नहीं है, भाग बराबर नहीं है तो सर्वांग सम तो नहीं हो सकता। हाँ दिखने में एक जैसे हैं सर दोनों, मतलब कैसे हैं दोनों? समरूप हैं। क्या भरोगे इसमें भी आप? सर समरूप भर के आएंगे हम। लेकिन ये बताइए इसकी 2 सेंटीमीटर भुजा है सभी की, इसकी भी 2 सेंटीमीटर है, तो सर इसको तो इस पर रखोगे तो ढकेगा ही ना। क्यों? क्योंकि सर इसकी भुजाएं क्या है? बराबर। मतलब सभी समान भुजाओं वाले वर्ग होते हैं क्या? सर्वांग सम। क्लियर है? ठीक है। बात करें अपन सभी त्रिभुजों की, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं कौन से? अब एक चीज़ बताना, मैं बात करूं समरूप की बात कर रहा है, तो देखो इस त्रिभुज की बात करूं मैं 3 6 9, या फिर 3 3 3, मैंने इसको समद्विबाहु ये समबाहु त्रिभुज ले लिया। इसकी बात करूं मैं 5 5 5, अनुपात मुझे देखने को मिला 3/5 3/5 3/5। सर ये भी समबाहु, ये भी समबाहु, समबाहु का प्रत्येक कोण 60 डिग्री, इसका भी प्रत्येक कोण 60 डिग्री, संगत कोण बराबर है, अनुपात बराबर है, समरूप हो गया। कौन से त्रिभुज के लिए? समबाहु त्रिभुज के लिए। तो बताइए कौन सा त्रिभुज है जो समरूप होता है? सर वो तो केवल एक ही त्रिभुज है समबाहु, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। हाँ समबाहु त्रिभुज की भुजाएं समान हो दोनों की तो वो सर्वांग सम हो जाएंगे, ध्यान रखना। बात करें भुजाओं की संख्या समान वाले दो बहुभुज, भुजाओं की संख्या समान मतलब पहले जो बहुभुज है जिसमें 3 भुजा है, दूसरे वाले में भी 3 भुजा है, मतलब त्रिभुज त्रिभुज, तो सर दिखने में तो एक दूसरे के समान है, मतलब दिखने में तो एक जैसे हैं दोनों। पहले में 3 भुजा दूसरे में 3 भुजा, मतलब पहला भी त्रिभुज दूसरा भी त्रिभुज, मतलब भुजाओं की संख्या समान वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। सर समरूप तो तभी होते हैं ना जब भुजाएं तो उनकी समानुपाती हो और कोण उसके बराबर हो, तो उनके संगत कोण तो क्या हो? बराबर हो, ठीक है। और संगत भुजाएं क्या हो उनकी? समानुपाती। समानुपाती मतलब एक ही अनुपात में हो। कैसे हो? एक ही अनुपात में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपना कंप्लीट है। अब अपन बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, 1 नंबर के क्वेश्चंस में आते हैं ये सारे। निम्नलिखित युग्मों में 2 भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग, ठीक। समरूप आकृतियों के 2 उदाहरण देने हैं, दोनों अलग अलग होने चाहिए। फर्स्ट की मैं बात करूं, ठीक है, फर्स्ट में मैं एक ही बात करूं तो समरूप तो होना चाहिए लेकिन उदाहरण अलग अलग होने चाहिए। मतलब समरूप आकृतियां और दोनों क्या हो? अलग अलग, ठीक। ये लीजिए, पहला तो मैं दे दूं त्रिभुज, बना दी मैंने आकृति 3 4 5।
6, 8, 10। ओके, मैं बात करूं सेकंड की, ये लीजिए वृत्त, सॉरी वर्ग। क्या एक जैसे दिख रहे हैं? बिल्कुल सर एक जैसे दिख रहे हैं, लेकिन ढकेंगे नहीं। क्यों? इसकी भुजा में दूँ 4-4 सेंटीमीटर, इसकी दे दूँ 5-5 सेंटीमीटर। ठीक है, वर्ग कहा है तो 90 डिग्री आपको देना पड़ेगा। बिल्कुल दोगे कि नहीं? बिल्कुल सर देंगे, आप कह रहे हो देंगे, जरूर देंगे। लीजिए। ओके, अब बताओ, आपके पास कोण बराबर, आपके पास सारे क्या भुजाओं का अनुपात बराबर, क्या दोनों समरूप हो गए? बिल्कुल हो गए सर। अब बात करते हैं इसकी, ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं, इसमें ये तो डाउट नहीं आ रहा है ना आपके कि सर इसमें कोण बराबर कहाँ है? बिल्कुल है। देखो ये वाला, ये वाला, ये संगत कोण बराबर हो रहे हैं, ये इसके बराबर हो गया। ठीक है, अब बात करें इसकी, ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। फर्स्ट की तो मैं बात करूं, एक तो ले लूं मैं त्रिभुज और एक ले लूं मैं वृत्त। बताइए, देखिए दोनों एक दूसरे के सेम दिख रही है क्या? सर ये त्रिभुज है, ये वृत्त सेम कैसे दिखेगा? इसकी त्रिज्या में 4 सेंटीमीटर दे दूं, इसमें भुजा दे दूं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। ओके, बात करें अपन बी की, बी में समरूप नहीं होना चाहिए। सर दे दो, एक तो त्रिभुज दे दो आप, त्रिभुज है पहला, दूसरा भी आप त्रिभुज दे दोगे तो सर वो तो दिखने में एक जैसे हो गई, समरूप हो सकती है। आप एक जैसा बनाओ ही मत। लीजिए चतुर्भुज बना दीजिए 4-4 सेंटीमीटर का। ठीक है, समबाहु, ये समबाहु, ये मैंने बना दिया, सम चतुर्भुज बना दिया। ठीक है, अब एक चीज़ बताओ, क्वेश्चन नंबर सेकंड अच्छे से क्लियर है, समरूप है समरूप नहीं है, दो उदाहरण आपको देने हैं। बात करें अपन थर्ड क्वेश्चन की, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं है। पहले तो आप खुद देख लीजिए, समरूप तो नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो इसमें सारे कोण 90 डिग्री है, इसमें नहीं है, संगत कोण बराबर नहीं है, तो इसमें ये जो आकृति है आपके पास दोनों चतुर्भुज, वो समरूप भी नहीं है। तो आप क्या बोलोगे? पहले इनकी भुजाओं का अनुपात तो चेक करो सर। सर 1.5, 3, 1.53, 1.53, 1.53, सारे भुजाओं का अनुपात क्या है? बराबर है। लेकिन क्या कोण P, कोण A दोनों बराबर हैं? नहीं है। क्या कोण Q, कोण B के बराबर है? नहीं है। क्या कोण C, कोण R के बराबर है? नहीं है। क्या कोण D, कोण S के बराबर है? बिल्कुल नहीं है सर। ओके, मतलब आप क्या बोलोगे? दोनों चतुर्भुज में, दोनों चतुर्भुजों में संगत कोण बराबर नहीं है, संगत कोण बराबर न होने के कारण दोनों चतुर्भुज समरूप होंगे या नहीं होंगे? दोनों चतुर्भुज समरूप होंगे या नहीं होंगे? बताओ। नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि सर भुजाओं का अनुपात बराबर होने से क्या होता है? संगत कोण तो बराबर है ही नहीं, तो आगे देखो ही मत आप। तो दोनों कोण क्या है? ये दोनों चतुर्भुज जो है वो समरूप नहीं होंगे। लास्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर थर्ड, अपन ने कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे प्रमेय संख्या 6.1 और 6.2 के बारे में। बने रहिए हमारे साथ कंटिन्यू। जैसे प्रमेय होती है हम क्वेश्चन नंबर एक से स्टार्ट करके क्वेश्चन नंबर जो 16 तक है सबको एक एक करके लगाएंगे। एकदम इजी क्वेश्चन है, डोंट वरी, बने रहिए हमारे साथ। बस कंसेप्ट आपको दे रहे हैं, कंसेप्ट प्रिपेयर करते जाइए। हाँ, इतना ध्यान रखिए इस टॉपिक को साथ साथ रिवाइज करते जाइए, अदरवाइज ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट बन जाएगा। नहीं बनेगा तो लोगों से सुन के आप डिफिकल्ट बना दोगे उस चीज़ को। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना है, मेंटेलिटी चेंज नहीं करनी है, सुन के अपने को अपने एफर्ट्स पे बिलीव करना है। बाकी कोई भी डाउट होती है प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अपने व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहाँ भी आप सोशल मीडिया अकाउंट यूज़ करते हो तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए चैनल को और व्यूअर्स बनवाइए। ओके, सब्सक्राइबर बढ़ाइए। बाकी मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।